हेलो बच्चों, जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका झासर और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ई पैडागॉग मैथ में। बच्चों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं। चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है कि आज जो आप करोगे या इस चैप्टर से रिगार्डिंग जो भी चीज़ें करोगे, इसके अलावा दूसरे चैप्टर में भी इसका यूज कंप्लीटली हर जगह होता है। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये जो सारी चीज़ें पढ़ने हैं, ये सारी चीज़ें सिर्फ यहीं पे यूज़ नहीं होते हैं, और भी कई जगह यूज़ होते हैं आगे तक। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसा कि नाम है पेयर, सारी चीज़ें एक एक करके आगे आपको क्लियर किया गया है। इतने अच्छे तरीके से किया है कि आपको 110% समझ में आ जाएगा। देखिए, लेकिन फिर भी इस चैप्टर का जो नाम है उससे सारी चीज़ समझते हैं। पेयर मतलब क्या होता है? जोड़े में, है ना। लीनियर क्या होता है? जिसकी पावर एक होती है। इक्वेशन तो इक्वेशन है, वही इक्वेशन को भी आगे डिफाइन किया गया है, इसलिए यहाँ नहीं बता रहा हूँ। इनटू वेरिएबल, वेरिएबल्स क्या होता है? जो ABCD के टर्म है, अल्फा बीटा, ये सब क्या होते हैं? हमारे वेरिएबल होते हैं। डन, क्लियर। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ठीक है, चलिए। सबसे पहले देखिए, एक एक चीज को बहुत क्लियर करके बताया गया है। पहली चीज हम देखते हैं इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या होता है? बहुत ही छोटा टर्म है जिसे बिना समझे हुए हम आगे चलते हैं अब यहाँ, लेकिन हम इक्वेशन भी देखते हैं क्या होता है इक्वेशन। ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच कंटेन वन और मोर अननोन क्वांटिटी आर वेरिएबल। ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट, ठीक है, ऑफ ए इक्वालिटी जिसमें एक या एक से ज्यादा अननोन क्वांटिटी होते हैं या वेरिएबल होते हैं, उसे क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। अब जैसे कि कई बच्चे पूरे चैप्टर खत्म कर लेते हैं, इक्वेशन पूछा जाता है, व्हाट इज इक्वेशन, ठीक है, दे फेस ट्रबल, वहां पर उनको दिक्कत आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो देखो, अब इक्वेशन को कहीं भी अगर पूछा जाए तो बहुत आसान वर्ड में, इजी वर्ड में हम उसको बता सकते हैं कि एक या एक से ज्यादा अननोन क्वांटिटी या वेरिएबल, वही हमारा क्या होता है? इक्वेशन होता है। डन, चलिए। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? लीनियर इक्वेशन है। क्या है लीनियर इक्वेशन? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली लीनियर पॉलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। जिसमें सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल हो, उसी को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल कहने का मतलब क्या? पहले भी हम समझ चुके हैं, जहां पर हमने लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक ऐसी चीजें समझा है, तो हम समझ चुके हैं लीनियर मतलब क्या होता है। जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो जिसमें लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उसी को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। डन, क्लियर। चलिए, तो इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या है, ये दो बातें हमें समझ में आ गया। ठीक है, रूल्स फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और सेकंड है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये चीजें थोड़ा बहुत हम 9th में भी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? जब हम एक्स वाई की वैल्यू डालते हैं और LHS और RHS की जो वैल्यू होती है, दोनों इक्वल आ जाए, तो वो हमारा उसका सॉल्यूशन कहलाता है। डन। रूल फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है? अब कैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम सॉल्व करते हैं? यहाँ तो हमें 2 वेरिएबल पढ़ना है, ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए समझना जरूरी है ये सारी चीजें। जैसे मुझे ये है, तो मुझे ये मान लीजिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फाइंड करना है, तो इसके बेस पर हम बहुत सारी चीजें पहले की क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रायल एंड एरर मेथड है, फिर उसके बाद जो एक सिंप्लीफिकेशन मेथड डायरेक्ट करते हैं वो करते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? सेम चीजें बोथ साइड ऐड, सेम चीजें बोथ साइड सब्ट्रैक्ट, सेम चीजें बोथ साइड मल्टीप्लाई, सेम चीजें बोथ साइड डिवाइड। ऐसे करके हम वन वेरिएबल में किसी की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसकी जरूरत कब होती है? जब आप सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हो, और जब x की वैल्यू मिल जाए उसे पुट करते हो y के लिए, या y की वैल्यू मिल जाए उसे पुट करते हो x के लिए, तो ऐसे हमें सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, रूल्स फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल एंड सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, ये जो टर्म है ये हमारा अब क्लियर हो चुका है। ठीक है, आगे की चीजों के लिए हम बढ़ते हैं।
देखिए सबसे पहले यहाँ पे 3 फिगर दिए गए हैं। ये फिगर ऐसे हैं क्योंकि यहाँ जो हम पढ़ेंगे थोड़े बहुत इसका ग्राफिकल अटैचमेंट भी है, तो उसको समझने के लिए, थोड़ा ज्यादा क्लियर होने के लिए ये सब चीजें क्लियर होना पहले जरूरी है। देखिए जैसे ये इक्वेशन बनते कैसे, इस तरीके का लाइन ग्राफ पर बनता कैसे है, तो जो भी हमें इक्वेशन मिलता है उसमें से एक्स वाई की वैल्यू लेते हैं और ग्राफ पर प्लॉट कर देते हैं, तो ऐसे लीनियर लाइन वाले जो हैं वो ग्राफ के ऊपर बनते हैं। लीनियर जो लाइन होती है, सीधी लाइन होती है, ठीक है, डन। जैसे हमने एक एग्जांपल अभी लिया था 3x + 5, तो इसको अगर ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो किसी तरीके का, इस तरीके का लाइन या कैसे भी लाइन बनेगा, ठीक है। अब देखिए जब दो इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को ग्राफ के ऊपर हम रिप्रेजेंट करते हैं और रिप्रेजेंट करने के बाद जो उनके लाइन है अगर ग्राफ पर कट करते हैं इस तरीके से, तो इसको हम इंटरसेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरसेक्ट। ध्यान दीजिएगा, पहले भी चीजें आप ये वर्ड सुन चुके हैं, इंटरसेक्ट मतलब 2 लाइन कट करना, लेकिन यहां जो समझना है हमें सिर्फ 2 लाइन कट करना इतना नहीं समझना है, साथ ही साथ ये समझना है ये ग्राफ के ऊपर ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। डन। इस तरीके का जहां भी दिखेगा वो इंटरसेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट है पैरेलल लाइन। अगर ऐसे 2 लाइन जिनकी बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल हो ग्राफ पर दिखे तो उसको हम पैरेलल लाइन कहेंगे। अब इससे जुड़ी हुई और भी बातें आगे हैं। अब ये कोइंसिडेंट, ये क्या कहलाता है? कोइंसिडेंट या कोइंसिडेंट, अलग अलग प्रोनाउंसिएट करते हैं। अब यहाँ देखिए जब लाइन के ऊपर लाइन बन जाता है तो इसी को हम कोइंसिडेंट कहते हैं, ठीक है, डन। यानी देखिए एक लाइन है, एक मैंने मान लीजिए कोई इक्वेशन है उसको ग्राफ पे प्लॉट किया। अब ऐसे क्वेश्चन आपको 3.1 में ही मिल जाएंगे, ठीक है, और उसी के ऊपर हम दूसरा कर रहे हैं ऐसे करके, तो इसको क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, डन, क्लियर है। तो कितनी लाइनें हुई? इंटरसेक्ट, पैरेलल और कोइंसिडेंट, क्लियर। नेक्स्ट के लिए बढ़ते हैं, आगे के कॉन्सेप्ट के लिए। देखो यहाँ कई सारी चीजें बताया गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिगार्डिंग। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसको डिफाइन कैसे किया जाता है। ये देखिए 2 लीनियर इक्वेशन इन द सेम 2 वेरिएबल हैविंग डिग्री 1। 2 लीनियर इक्वेशन, ठीक है, सेम वेरिएबल के साथ जिसकी डिग्री 1 हो। जैसे मैं कोई भी इक्वेशन एक लिख देता हूं, जैसे एक मान लीजिए 3x + 5y = 7 एंड 5x - 8y = 3, कुछ भी ऐसा। तो अब यहां देखो ये 2 इक्वेशन हमें मिले, दोनों इक्वेशन में 2 वेरिएबल हैं और दोनों के दोनों वेरिएबल जो है वो सेम है। इसमें भी x और y है और इसमें भी x और y है, ठीक है, डन। तो ये क्या कह रहा है? 2 लीनियर इक्वेशन इन द सेम 2 वेरिएबल हैविंग डिग्री 1। और दोनों इक्वेशन में आप देख सकते हो जो हाईएस्ट पावर है, चाहे वो x हो या y हो, दोनों का 1 ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसका जनरल फॉर्म देखिए, ये इसका जनरल फॉर्म है। जैसे मैंने जो अभी इक्वेशन लिखा उसमें आपको x और y का जो कोफिशिएंट दिख रहा होगा वो नंबर में दिख रहा होगा, कांस्टेंट की जगह भी जो है वो नंबर में दिख रहा होगा। लेकिन जनरल जो फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, वो क्या होता है? a1x + b1y + c1 = 0 एंड सेकेंड वन a2x + b2y + c2 = 0। क्लियर, डन। देखिए आगे क्या है, अब एक एक चीजें अब समझते हैं, फिर इसके इस पार्ट को समझते हैं। देखिए ये 3 कंडीशन है। अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो बनता है जनरल फॉर्म, ये यहीं आके नहीं रुकते हैं। जो अभी मैंने ग्राफ के लाइन दिखाए थे वो यही बात है। देखिए ये इंटरसेक्टिंग वाला है, इसका ग्राफ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये पैरेलल लाइन है, अभी जो आपने देखा इसका ग्राफ ऐसा दिखेगा। और ये हमारा कोइंसिडेंट वाला है, यानी इसका लाइन के ऊपर लाइन चलेगा। देखिए इस तरीके की बात, इसलिए वो चीजें आपको पहले यहां समझा दिया गया था। अब देखिए जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की कंडीशन कुछ ऐसे हो, नंबरों का खेल हो, वहां पर a1 b1 ना हो, इसकी जगह नंबर हो, तो a1/a2 b1/b2 c1/c2, अगर ये तीनों इक्वल हो जाए, ये a1 b1 c1 है क्या? a1 a2 x का कोफिशिएंट, b1 b2 y का कोफिशिएंट, c1 c2 जो है कांस्टेंट टर्म है। इसका आगे एग्जांपल लेकर के भी आपको समझाया गया है, ठीक है। तो अभी फिलहाल देखिए, तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 करें और तीनों का इक्वल हो जाए। तीनों का इक्वल का मतलब मान लीजिए तीनों 1/2 1/2 ऐसा आ जाए इनके कोफिशिएंट के रेशियो करने पर, तो ये क्या हो जाएंगे? ये कोइंसिडेंट लाइन होंगे। साथ ही साथ इसको कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कहेंगे। अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन क्यों कहते हैं? आप देखो सॉल्यूशन क्या होता है,
ग्राफ के ऊपर जब लाइन कट करता है तो उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए इसमें कितने सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, इसमें एक जगह कट कर रहा है तो एक सॉल्यूशन मिलेंगे। और अभी अभी इसका मैंने बताया जो कॉन्सिडेंट लाइन होते हैं वो ऐसे होते हैं, तो इसमें तो लाइन के ऊपर ही लाइन है, जहां जहां है सब साथ में गया है, तो बहुत सारे इसके आंसर होंगे, यानी मेनी सॉल्यूशन इसलिए लिखा हुआ है। समझ में आ रही बात? इन्फिनाइट सॉल्यूशन, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन सारे इसके लिए ही आएंगे एग्जिस्ट करेंगे। डन, क्लियर है? क्योंकि लाइन के ऊपर लाइन है, हर एक पॉइंट पर एक सॉल्यूशन होगा, जितने पॉइंट उतने सॉल्यूशन, और हमें पता है एक लाइन में इन्फिनाइट पॉइंट होते हैं, इसलिए इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा। समझ में आ गई बात? चलिए सेकंड के लिए चलते हैं। इसी तरीके से देखो यहाँ पर a1/a2 b1/b2 दोनों इक्वल है, जबकि तीसरा कांस्टेंट टर्म जो है इक्वल ना हो तो उसको पैरेलल लाइन कहेंगे, यानी ये ग्राफ पर ऐसा दिखेगा। इसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, इनकंसिस्टेंट। अब देखो तीनों को कंपेयर करके ना आपको कुछ चीजें मैं बता देता हूँ और कुछ चीजें आपको खुद भी निकालना पड़ेगा कि क्या मैं इसमें रखूं जिससे मुझे ये याद रहे। वो चीजें सबसे लॉन्ग लाइफ काम देता है, ज्यादा दिन तक रहता है याद में। देखिए मेरी तरफ से जो ये है कि पैरेलल वाले में इनकंसिस्टेंट होता है, बाकी दोनों में कंसिस्टेंट होता है। पहले पर कट कर जाए तो इंटरसेक्टिंग होता है, कहीं भी ना कट करे, मतलब पूरे एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाए तो बहुत सारे पॉइंट है, याद ही रहेंगे कि अब ये मेनी सॉल्यूशन होते हैं। क्योंकि ये याद होने में बच्चों को दिक्कत होती है, इसके जब क्वेश्चन बनाते हैं तो बच्चे वहां गलती करते हैं, इसलिए मैं ट्रिक बता रहा हूं साथ में। अब देखिए इसके क्या हो जाते हैं कि दोनों पैरेलल होते हैं, तो पैरेलल मतलब ऐसे समझना दोनों पैरेलल है, दो लाइन कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, तो बेटा सॉल्यूशन कितने होंगे? एक भी नहीं, यानी नो सॉल्यूशन। जब भी आएगा किसके नो सॉल्यूशन होंगे, ध्यान करना है। अच्छा पैरेलल होता है सर, वो नहीं मिलता है, उसी का नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अच्छा ये लाइन पे लाइन है, इसी का मेनी सॉल्यूशन, एक ही जगह काट रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। अच्छा सर ने बोला था पैरेलल लाइन के लिए इनकंसिस्टेंट होगा, अब बाकी दोनों के लिए कंसिस्टेंट होगा। तो इस तरीके से दिमाग में सारी चीजें याद रखनी है ट्रिक बना करके, क्योंकि तीनों चीजें आपस में ओवरलैप होती है। समझ में आ रही बात? क्लियर? चलिए नेक्स्ट के लिए चलते हैं बेटा। हाँ तो ये सारी चीजें हो गई डन। अब यहां पर एक चीज रह गया, जिसे एक्स वाई का टर्म होगा वहां एक्स वाई को सॉल्व करने के लिए हम तीन मेथड का यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसके लिए यहां नहीं बताने जा रहा हूं, इसके लिए मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। डन, चलिए एक एक करके एक्सप्लेन किया गया है सारी चीजें। देखो यहाँ ये एग्जाम्पल लिया गया जिसकी मैंने बात की थी कि आगे एग्जाम्पल लेकर के भी समझाया जा रहा है आपको। देखिए यहाँ पर एक है x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, दूसरा है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। देखो इस x के बगल में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ये हो जाएगा a1/a2 1/3, b1/b2 माइनस 2/4, जिसको कैंसिल करें तो माइनस 1/2, फिर c1/c2 0/2। तो देखो यही पहले के दो जो हैं वो नहीं इक्वल टू का साइन दिखा रहे हैं। समझ में आ रही बात? यानी ये पहले के लिए नहीं कट कर रहा है तो इंटरसेक्टिंग अलाइन होगा, और इंटरसेक्टिंग अलाइन जो होता है वो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है, जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, ऐसा वाला। डन, क्लियर? देखिए दूसरी की बात, दो एक ऐसा एग्जांपल, एक्चुअली ये एग्जांपल कितने भी हो सकते हैं, आगे आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में। जैसे 2/4 है तो 1/2 हो गया, 3/6 है तो 1/2 हो गया, -9/18 है तो -9 -18 ये भी 1/2 हो गया, यानी तीनों के तीनों इक्वल है। अब ये तो डायलॉग थोड़ा सा मतलब कुछ फिल्मी हो गया, लेकिन जो भी है बेटा ऐसी है कि तीनों के तीनों इक्वल है। अब इसको क्या बोलते हैं हम, इसको तीनों के तीनों इक्वल हो तो कोइंसिडेंट बोलते हैं। क्यों कोइंसिडेंट बोलते हैं? क्योंकि कोइंसिडेंट का मतलब हमने समझा है कि लाइन के ऊपर लाइन होता है, इसी को इन्फिनाइटली और लाइन के ऊपर लाइन होता है तो क्या होता है, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। बहुत सारे सॉल्यूशन को पढ़े लिखे भाषा में क्या कहते हैं, मेनी सॉल्यूशन होगा। डन, क्लियर है? ओके। अब यहाँ देखिए थर्ड एग्जांपल के लिए देखिए 1/2, यानी ये हो गया हमारा, क्या हो जाएगा 1/2, दूसरा 2/4, ये भी 1/2 कैंसिल होकर के, लेकिन तीसरा -4/-12 जो कि 1/3 होगा, यानी ये दोनों तो इक्वल हो गए, लेकिन तीसरा जो है इक्वल नहीं हुआ। तीसरा इक्वल नहीं होगा तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है, पैरेलल लाइन कहलाता है, और पैरेलल लाइन कहीं भी नहीं मिलता है तो नो सॉल्यूशन होता है। लेकिन यहाँ एक चीज इस टेबल में नहीं दिया है जो पीछे दिया हुआ है, लेकिन उससे भी क्वेश्चन पूछता है, क्या है, इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट किस में जाएगा बेटा,
इसमें जाएगा, ठीक है डन। तो बाकी के दो क्या हो जाएंगे, कंसिस्टेंट हो जाएंगे, बाकी के दो क्या हो जाएंगे, कंसिस्टेंट हो जाएंगे। समझ में आ रही बात, डन, क्लियर है। तो इनको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन है उसका ट्रेंड चल रहा है आजकल, उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि एक एक पॉइंट आपको अच्छे तरीके से दिमाग में रहे, ठीक है। चलिए, जिसको ट्रिक बना के चीजें अलग अलग तरीके से रखना जरूरी है। चलो नेक्स्ट के लिए चलते हैं बेटा। तो बच्चों यहां से एक एक करके तीनों मेथड का जो है आइडिया लगाते हैं। ये जो मेथड्स हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं, ना ही इस चैप्टर के लिए बल्कि आने वाले क्लासेस, आने वाले चैप्टर सब में इनका यूजेस होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, जैसे इसका नाम है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, किसी की जगह पर दूसरे को जाकर के रखना। जैसे अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए आप क्रिकेट वगैरह देखते होगे, तो वहाँ जो 11 प्लेयर के बाद जो प्लेयर होते हैं वो सब्स्टिट्यूट्स का जो है वो रोल प्ले करते हैं। मतलब किसी को चोट लग जाए तो उसकी जगह जाना, क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी ऐसे किया जाता है। दो वेरिएबल का खेल है, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, किसी एक की वैल्यू लेकर के दूसरे में प्लेस करना। जैसे यहाँ देखो दो इक्वेशन गिवन है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। यहां से हम y की वैल्यू निकालते हैं पहले इक्वेशन से, 4 को इधर कर दिया, y को इधर कर दिया, तो y इक्वल्स टू x माइनस 4 हो गया। अब इसकी वैल्यू जो है सेकंड में y की प्लेस पर रखेंगे, क्लियर। अब यहां देखो ये क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, y की जगह रखा x माइनस 4, तो x प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 10। इसके बाद कुछ नहीं किया गया है, इन दोनों को सॉल्व किया गया है। x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो गया, और माइनस 4 राइट हैंड साइड जाने पर 14 बन गया। फिर जो इसके मल्टीप्लाई में है उसकी वजह से 14 डिवाइड हो गया और x की वैल्यू 7 आ गई। फिर जो x की वैल्यू आई है वापस पहले वाले में जहां y इक्वल टू एक्स माइनस 4 है वहां पर रखने के बाद 7 माइनस 4 y की वैल्यू जो है वो हमारी 3 आ गई। इस तरीके से x और y की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड किया। अब सारी चीजें इतनी इजी नहीं है, एक इजी क्वेश्चन के ऊपर आपको मेथड समझाया जा रहा है, बाकी जो भी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो क्वेश्चन के अंदर आएगा और अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से हम करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट के लिए चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में जो भी चीजें हम करते हैं उसको पहले आपको यहां पर एक एक करके बता दिया गया है, उसके बाद फिर उसके एग्जाम्पल लिए गए हैं, ठीक है। देखिए एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, इसमें दो तरीके का काम होता है, टू एलिमिनेट x एंड टू एलिमिनेट y। यानी या तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, कि y को हटाना चाहते हैं, ठीक है। देखिए एलिमिनेट मतलब उसको हटाना, ठीक है। चेक वेदर द कोफिशिएंट ऑफ x और y टर्म्स आर इक्वल। अब ये जो हटाना होगा वो किसी कंडीशन के बेस पर होगा, है ना। तो वो कंडीशन क्या है कि देखते हैं कि x और y में से किसका कोफिशिएंट इक्वल होता है। जिसके कोफिशिएंट इक्वल होते हैं उनको हटाना थोड़ा सा इजी होता है। अब यहां पर देख लो, इफ यस अगर होते हैं तो चेक वेदर द साइन ऑफ दोज टर्म्स आर सेम। अगर है तो वो चेक कीजिए कि किनके साइन सेम है। दूसरी बात, यस अगर है तो ऐड द इक्वेशन, दोनों के साइन अगर मान लीजिए सेम, जो चेक वेदर द साइन ऑफ दोज टर्म्स आर सेम, अगर यस है तो दोनों को ऐड कीजिए, नो है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, ठीक है, डन। फिर कह रहा है इफ नॉट तो मेक द कोफिशिएंट सेम एलसीएम एंड मल्टीप्लिकेशन। अगर दोनों के कोफिशिएंट सेम नहीं है तो उनको मल्टीप्लाई करके कैसे करते हैं वो एग्जाम्पल में अभी आपको बताया जाएगा। मल्टीप्लाई करके उनके कोफिशिएंट को सेम करते हैं और सेम करके x और y जो भी एलिमिनेट करना चाहते हैं उसको हम एलिमिनेट करते हैं। चलिए देखिए बच्चों नेक्स्ट के लिए देखो, यहां पर एग्जाम्पल है हमारा, एक x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, सेकेंड है x माइनस वाई इक्वल टू 5। आप यहां देख सकते हो
कि x के साइन सेम है लेकिन y के साइन डिफरेंट है। तो अभी अभी हमने जो स्टेटमेंट देखा था उसमें ये था कि पहले से साइन अगर डिफरेंट होते हैं तो उनको एलिमिनेट करना थोड़ा सा इजी है। अब सीधा इसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो y से y कैंसिल हो जाता है और x ऐड होके 2x इक्वल टू 14 हो जाता है, जहां x की वैल्यू 7 आ जाती है। इसके बाद नहीं किया गया है, लेकिन आप इसको आसानी से यहाँ पर वही बात है सब्स्टिट्यूशन वाला, इसकी जगह वैल्यू रखोगे 7 प्लस वाई इक्वल्स टू 9 देन y इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो मेन चीज है एलिमिनेशन समझना, जो कि यहाँ समझाया गया। सेकेंड में देखिए क्या किया गया है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 16। अब यहाँ आप देख लो जिनके साइन डिफरेंट है ना, उनके जो है वो क्या कोफिशिएंट सेम नहीं है। कोफिशिएंट सेम किनके हैं, जिनके साइन सेम है। तो कैंसिल तो हमेशा प्लस से माइनस ही होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि प्लस प्लस कैंसिल हो जाए या माइनस माइनस कैंसिल हो जाए। तो इसलिए मुझे यहाँ पे सबके साइन चेंज करने पड़े, क्योंकि मुझे प्लस 2x का चेंज करना पड़ा, तो एक का चेंज करेंगे तो उसके साथ मुझे सबके चेंज करने पड़ेंगे। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और प्लस का 4 ये माइनस हो गया। ठीक है, देखिए इस तरीके से अब आप देखो ये और ये कैंसिल हो गया। इसको आप ये नहीं समझोगे कि प्लस 2x है, ये अब प्लस का 2x और माइनस 2x हो गया, प्लस 2y और प्लस 3y 5y हो गया, और इससे 16 माइनस 4 जो है वो 12 हो गया। तो y इक्वल टू 12/5 आया। फिर पहले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो जो चीजें दो बताई गई, ये कॉमन चीजें बताई गई कि इतना काम करना ही करना है। बाकी एलिमिनेशन मेथड के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, और एलिमिनेशन मेथड पे कमांड आपको होना चाहिए। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड में डिफरेंस क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड एक टाइम टेकिंग मेथड है, लेकिन कब के लिए ज़्यादा यूजफुल है, जब हमें नहीं आता है चीज़ें, तो हमें सीधा पता है वैल्यू पुट करनी है, उनके आंसर निकालने, भले ही मुझे 5 मिनट की जगह 25 मिनट लगे, लेकिन मैं कैलकुलेशन करते करते आंसर ले आऊँगा। जोड़ घटाओ गुना भाग है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन टाइम टेकिंग चीज़ें है। पेपर में टाइम ही तो इम्पॉर्टेंट है। एलिमिनेशन मेथड जहां पर मेंशन नहीं है कि कौन सा मेथड आप अपनाओगे, तो एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा सटीक होता है। क्यों, थोड़ा बहुत इसको समझना होता है चीज़ें। सब्स्टिट्यूशन के कंपेयर में एलिमिनेशन में ज़्यादा चीज़ें समझनी है, लेकिन अगर एक बार आपका कमांड हो जाए तो जो काम सब्स्टिट्यूशन में अगर 10 मिनट का काम होता है तो एलिमिनेशन में 2 मिनट का काम हो जाता है। यानी टाइम सेव करता है, और पेपर के लिए यही तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो और भी एग्जाम्पल क्वेश्चन के थ्रू जब एक्सरसाइज करेंगे तो वहां से एलिमिनेशन हमें क्लियर होगा। देखो क्वेश्चन नंबर जो इसमें है हमारा नेक्स्ट है, वो है मेथड जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। ठीक है, इसका लेकर के बड़ा सस्पेंस होता है। क्यों कि सस्पेंस ये होता है कि ये डिलीटेड सिलेबस के अंदर अक्सर आते रहते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट इतना है कि आगे की क्लासेस में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। जो आप डिटर्मिनेंट वाले पढ़ोगे चैप्टर 12th में जाकर के, वहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बगैर आपका काम नहीं चलेगा। जो इंटीग्रेशन वगैरह कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी होती है, वहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड बिना काम नहीं चलेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन क्लास 10th में ये डिलीटेड आना जाना इसका लगा रहता है, कभी आता है कभी जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम समझ लेते हैं क्या जो जनरल फॉर्म है इक्वेशन का, वो तो ये रहा, ये दोनों। ठीक है, और यहाँ जो लिखा हुआ है कि इनके कोफिशिएंट के साथ जो A1, A2, B1, B2 और C1, C2 है, ठीक है, इनके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए ये रिलेशन होता है। देखिए क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर मैंने लिख लिया, देखिए एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0। दूसरा है हमारा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से देखो x के लिए क्या करोगे आप कि अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप x वाले को हाइड कर लो। क्या कर लो, हाइड कर लो। और x के डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका b1 b2 माइनस c1 c2। ऐसा समझ में आई बात, क्लियर। तो b1 b2 और b1 C2 B1 दिस वन ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, B1 C2 और C1 B2 इस तरीके से। ठीक है, डन। तो अब यहां देखो ऐसे हाइड किया आपने, तो B1 C2 एक एरो लगाना, एरो जो है ना ये ऊपर साइड से मत लगाना। ठीक है, क्योंकि ज्यादा एरो लगा दोगे तो आपको याद
नहीं रहेगा कि किधर पहले जाए, ठीक है। B1C2 डन, और B2 C1, ऐसा ही यहाँ किया गया। y के लिए तो आप y हाइड कर लो, ऐसे हाइड कर लो y को, ठीक है, छुपा ही लो, y रहना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं रहेगा तो फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो C1A2 माइनस A1C2, y के लिए क्या हो जाएगा, C1A2 माइनस A1C2, ठीक है, डन। C1A2 माइनस A1C2। अच्छा देखो, इसको याद करने के लिए RD शर्मा वगैरह में कैसे किया जाता है कि पहले जब हम x के लिए लेते हैं बेटा, देखिए जब हम x के लिए लेते हैं तो हम ऐसे लेते हैं ना, और जब हम y के लिए लेते हैं तो पहले हम ऐसे ले रहे हैं। तो RD शर्मा की बुक में या और भी कई सारे, कहीं भी हो, कई सारे बुक में ऐसे करते हैं क्या कि इसको सेम ऑर्डर में चलने के लिए, ऐसे चलने के लिए यहां पर माइनस कैरी कर लेते हैं, जिससे ये A1C2 माइनस C1A2 हो जाता है, ठीक है। तो चलिए कोई भी एक बात दिमाग में रखिए, लेकिन जिससे वो आपको याद रहे वो काम कीजिए, ठीक है। फिर 1 के लिए बात करते हैं, तो मैं 1 मतलब क्या, कांस्टेंट टर्म, उसके लिए मैं कांस्टेंट टर्म को हाइड कर लूंगा, ऐसे छुपा लूंगा। तो A1B2 माइनस A2B1, इसमें भी तीर ऐसे चलाते हैं और इसमें ऐसे चलता है, डन। तो क्या हो जाएगा, A1B2 माइनस A2B1। चलिए इसको क्लियर करने के लिए आप यहां से समझ सकते हैं, देखिए ऐसे भी अगर आपको याद रहे, जैसे मैंने ये ट्रिक बताया, अगर ये याद रहे तो अच्छी बात है, ट्रिक से काम थोड़ा मतलब आसान हो जाएगा। ऐसा ट्रिक नहीं है कि शॉर्टकट कुछ गलत है यहाँ पर, ठीक है। ये ट्रिक से आपको काम आसान हो जाएगा, इतनी चीजें याद नहीं रखना पड़ेगा। नहीं, अगर आप याद रखना चाहें तो आप देखो x की जगह B1B2 C1C2 फिर A1A2 B1B2 ऐसे याद लिख लो, फिर दिमाग में रहेगा तो अपने आप कर सकते हो इसको, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल लेकर के अब इसको समझाया जाए। यहां देखो x पहले से 2 इक्वेशन है, ये रहा जनरल फॉर्म, इसके ऊपर 2 इक्वेशन लिए गए हैं कुछ इस तरीके से, 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहां पर देखो जितनी सारी चीजें, फार्मूला जो पीछे लिखा गया सबसे पहले उसको लिख लिया गया है, और उसके जो वैल्यू हैं इस इक्वेशन में दोनों में वो भी साथ साथ लिख दिया गया, ठीक है। अब जैसे x की बात करें तो B1C2 माइनस B2C1 रख दिया, y की बात करें तो C1A2 माइनस C2A1 ये भी रख दिया, 1 की बात करें तो A1B2 और ये A2B1 ये भी रख दिया। जो वैल्यू है इनकी वैल्यू यहाँ रख दी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन ये 5 है, ये माइनस 4 है तो माइनस का 20, फिर इसके लिए 2 इंटू माइनस 9 यानी ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पहली बार जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वगैरह यूज करोगे तो एक एक स्टेप फॉलो करना, ठीक है। मैं बताऊंगा तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा, एक एक स्टेप फॉलो करना है। फिर जब कमांड हो जाता है तो फिर 2-4 जंप कर जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता। -20 प्लस 18 -2 आ जाएगा। सिमिलरली y के लिए चलते हैं, C1A2 और C2A1 की वैल्यू ऐसे रख देते हैं, ये माइनस का 27 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, यानी 32 माइनस 27 5 हो गया, यानी y की वैल्यू y अपॉन 5 हो गया। 1 के लिए चलते हैं, 16 माइनस 15 यानी 1/1 हो गया। क्या करेंगे, एक बार इसको इससे कंपेयर करेंगे कांस्टेंट टर्म के साथ, तो x बाई -2 इक्वल टू 1/1 यानी x की वैल्यू -2। दूसरी बार y की अपॉन 5 इक्वल टू 1/1 तो ये y की वैल्यू 5। दूसरी बार इसको तो दोनों x और y को वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों को कांस्टेंट टर्म के साथ कंपेयर करते हैं। अच्छा सुनिए, बाकी चीजें तो ऐसी रही कि ये कोई जो अभी एग्जाम्पल हमने बताया थी, ये सारी चीजें क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कहीं एक क्वेश्चन पे जाके नहीं रुकता है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कोई फार्मूला नहीं था, ये क्वेश्चन था। फार्मूला तो बस ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जितना बताया गया वही था। तो एक एग्जाम्पल ये बता दिया गया कि इनमें क्या होने वाला है, एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, लेकिन ज़्यादा क्लियर तब होगा जब आप इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाने के लिए हमें चलना पड़ेगा कहाँ पे, एक्सरसाइज में, ठीक है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।